नमस्कार। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए 4 सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम अपनी जो नई यूनिट है 3rd यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ब्रीफ में देख लेते हैं। पहली यूनिट में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका संगठन कैसा होता है, उसके क्या वर्गीकरण है, किन आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, इसका क्या महत्व होता है, क्या कार्य होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में चर्चा की थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था आहार्य रेशो के बारे में, यानी कि फूड फाइबर के बारे में, वो भी कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट था। सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में बात की थी कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का क्या संगठन होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। और आज हम लोग शुरू करें अपनी तीसरी यूनिट जो रिलेटेड है वसा से, यानी कि फैट से। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि वसा क्या होता है, वसा का संगठन क्या है, वसा का वर्गीकरण क्या है, वसा हमारे शरीर में क्या काम करती है, वसा का उपयोग क्यों किया जाता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वसा से संबंधित 3-4 पॉइंट देख लेते हैं कि वसा क्या होती है। वसा एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कार्बन से बना हुआ यौगिक होता है। यौगिक यानी कि कंपाउंड, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व अगर उसमें प्रेजेंट है तो फिर उसके हम कहेंगे यौगिक, यानी कि कंपाउंड कहा जाता है। यह ग्लिसरीन और वसीय अम्ल यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका मिश्रण होता है। यानी कि हमसे पूछा जा सकता है कि वसा के 2 संगठन कौन कौन से, यानी कि वसा किन से मिलके बनी होती है। तो अगर वसा का संगठन पूछा जाएगा तो वसा बनती है ग्लाइसिन, और साथ ही साथ वसीय अम्लों से, यानी कि फैटी एसिड से। यानी कि इन 2 तत्वों से मिलके क्या बनती है, या फिर इन 2 तत्वों का मिश्रण यौगिक क्या कहलाता है, वसा कहलाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। और यही तीनों तत्व हम लोग कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़े थे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व किसमें भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन और हाइड्रोजन की तुलना में कम होती है। लेकिन हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट में था उसका फॉर्मूला CH2O, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की मात्रा सेम है और इनकी दुगनी मात्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। लेकिन जो वसा है, वसा में भी ये तीनों तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन और हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। यानी कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सेम होते हैं और इसमें जो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा इनसे कम होती है। यानी कि अगर ये दोनों 2 होंगे तो ये एक अमाउंट में पाया जाएगा, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन और हाइड्रोजन से, उन दोनों से कम ऑक्सीजन पाया जाएगा। इसलिए वसा ऊर्जा का एक सांद्र रूप होता है। वसा और तेल में मुख्य अंतर यह होता है कि वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस होता है और तेल द्रव रूप में पाया जाता है। अब वसा में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं घी का। आप लोगों को घी पता है, बटर पता है। अब घी कैसा हो जाता है, अभी जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो घी जमना शुरू कर देता है, लेकिन जब वही मौसम गर्मियों में आता है तो ये जो घी है वो लिक्विड अवस्था में रहता है। यानी कि जब उसको टेम्परेचर मिलता है तो वसा कैसी रहेगी, टेम्परेचर कम रहेगा तो वसा ठोस रहेगी, और जब टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाता है तो फिर वही द्रव रूप में उपस्थित होना शुरू कर देता है। अब देखते हैं आगे कि रासायनिक संगठन क्या होता है वसा का, यानी कि वसा किन 2 तत्वों से मिलकर बने हैं। जिसमें अभी हमने देखा कि वसा एक ग्लिसरॉल का अणु और 3 अणु वसीय अम्ल जब आपस में मिलते हैं तब जाके एक अणु किसका बनता है, वसा का बनता है। यानी कि जो फैट हम लोग ले रहे हैं उसमें एक अणु ग्लिसरॉल का होता है और 3 अणु फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं। वसा का रासायनिक नाम होता है ट्राइग्लिसराइड, और पाचन क्रिया के बाद वसा टूटकर एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल देता है। या फिर हमसे पूछा जाए कि वसा का रासायनिक नाम क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड इसका रासायनिक नाम होता है। फिर एक ग्लिसरॉल क्या होता है। अब हम ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड्स होते हैं वसीय अम्ल, इन दोनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो वसा है वो इन दोनों से मिलकर बनी है। अब ये दोनों अपने आप में है क्या, इनकी क्या स्ट्रक्चर है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो तत्व होता है वो है ग्लिसरॉल। यह एक प्रकार का एल्कोहल होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का एल्कोहल। और यहाँ पे अल्कोहल का मतलब है कि इसमें कौन सा समूह जुड़ा होगा, OH समूह। तो ये इसका स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का, OH समूह जुड़ा हुआ है, तीनों में OH समूह जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जब हमने अभी देखा था कि जो वसा होती है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों तत्व प्रेजेंट है। कार्बन तीनों में है, ऑक्सीजन तीनों में है और बाकी सब में क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है।
इसमें 3 कार्बन के अणु उपस्थित होते हैं, 3 कार्बन के अणु आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर है इसमें अल्कोहल मुक्त होकर 3 वसीय अम्लों से जुड़ जाता है, यानी कि जब इनकी क्रिया होगी तो ये जो तीनों हाइड्रोजन है, यानी कि ये तीनों जो अल्कोहल का अणु है, यानी कि जो OH अणु है, ये तीनों यहाँ से टूट के अलग हो जाएंगे और फिर इनकी जगह कौन आएगा, जो वसीय अम्ल हम आगे पढ़ेंगे वो आ जाता है। इसका अल्कोहल मुक्त होकर 3 वसीय अम्लों से जुड़ जाता है। साथ ही साथ ये खाए जाने वाले सभी वसायुक्त पदार्थों में पाया जाता है, यानी कि वो सारे पदार्थ जिनमें फैट पाया जाता है, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, ठीक है, वो सभी पदार्थ जिनमें फैट पाया जाता है, वसा पाई जाती है, उन सभी में ये जो ग्लिसरॉल है ये प्रेजेंट होगा ही होगा। सरल लिपिड में केम ये उपस्थित होता है, यानी कि ये सरल लिपिड जो होते हैं उसमें भी उपस्थित होता है। आगे देखते हैं वसीय अम्ल। अब वसीय अम्ल क्या होते हैं? वसीय अम्ल, इसके कार्बन श्रृंखला होती है 4 से 22 तक, यानी कि इसमें जो कार्बन की संख्या होगी वो 4 से लेकर 22 तक प्रेजेंट रहती है। और जब हमने ग्लिसरॉल पढ़ा था, ग्लिसरॉल में सिर्फ 3 कार्बन के अणु होते हैं और तीनों से क्या जुड़ा होता है, अल्कोहल का ग्रुप, यानी कि OH जुड़ा होता है। और जब ये वसीय अम्ल के साथ मिलता है ग्लिसरॉल, तो इसके तीनों कार्बन अलग, तीनों जो OH ग्रुप है यानी कि अल्कोहल ग्रुप है, तीनों अलग हो जाता है और इससे फिर 3 ये जो क्या कहते हैं हम लोग, वसीय अम्ल, इनसे जुड़ जाते हैं। वसीय अम्ल में अंतर होता है कि कार्बन का हाइड्रोजन अणुओं से जुड़ने की स्थिति में अंतर होता है और वसीय अम्ल के स्वरूप, यानी कि इनका जो पोजीशन होती है, स्ट्रक्चर होता है, इनका टेस्ट, इनकी स्मेल और इनकी जो रचना होती है, इनका जो फॉर्मेशन होता है आदि में परिवर्तन आ जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं यह ग्लिसरॉल से भी अलग होते हैं, यानी कि अगर ग्लिसरॉल से इसका कंपैरिजन किया जाता है तो स्ट्रक्चर में, टेस्ट में, स्मेल में, इनके फॉर्मेशन में, दोनों में डिफरेंस पाए जाते हैं। इस आधार पर ये जो वसीय अम्ल है, फैटी एसिड्स है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो पहला है फैटी एसिड, जो हम देखते हैं सैचुरेटेड, कार्बन के सभी बंध संतृप्त होते हैं। अब संतृप्त का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। जनरली हम लोग जो साइंस में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि संतृप्त बंध और असंतृप्त बंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनमें हम लोग को बोलते हैं संतृप्त, और असंतृप्त का मतलब होता है कि इनमें कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को कार्बन के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, सबके बीच में एक एक अणु है, सबके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त, यानी कि कार्बन के सभी बंध संतृप्त होते हैं, यानी कार्बन के बीच जितने भी बॉन्ड है वो सभी क्या है, संतृप्त, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध है। फिर है प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, यानी कि हर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। और प्रारंभिक कार्बन पर मैथिल समूह उपस्थित होता है, वो अंतिम कार्बन पर कार्बोक्सिल समूह जुड़ा होता है, यानी कि प्रारंभ के कार्बन पर, यानी कि जो पहला कार्बन होगा उस पर मैथिल ग्रुप जुड़ा होगा। मैथिल ग्रुप का मतलब होता है कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हैं CH3। CH3 का मतलब हो गया मैथिल ग्रुप, यानी कि जो पहला कार्बन होगा उस पहले कार्बन पर ये मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और जो अंतिम कार्बन है उस अंतिम कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये, देखिए COOH, ठीक है, यानी कि जो पहला कार्बन है, पहले कार्बन पर तो मैथिल ग्रुप है और दूसरा जो अंतिम कार्बन है उस पर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसी संरचना है तो वो कौन सा बंध होगा, या फिर कौन सा लिपिड होगा, या फिर कौन सा फैट होगा, असंतृप्त, यानी कि संतृप्त, यानी कि संतृप्त सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसमें सभी कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, पहले कार्बन पर मैथिल ग्रुप होता है और जो अंतिम कार्बन होता है उस पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अगर ऐसी संरचना दिखाई दे रही है तो वो कौन सा होगा, हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये पहला प्रकार था। और ये जो यहाँ पे संरचना दी हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने 4 कार्बन लिए, 1 2 3 4 कार्बन होते हैं। जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसे हम लोग कहते हैं ब्यूट, और इसी से ये जो एसिड बना है, यानी कि इसी से जो भी ये फैटी एसिड बना है इसका नाम हम रखते हैं ब्यूटेरिक एसिड। अगर 5 कार्बन होते हैं तो पेंटेरिक एसिड, अगर 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपेरिक एसिड। तो ये कार्बन की संख्या के आधार पर इनके नाम होते हैं। जब 1 कार्बन होता है तो मैथ, 2 कार्बन होता है तो एथ, अगर कार्बन की संख्या 3 होती है तो प्रोप, 4 होते हैं तो ब्यूट। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ब्यूटेरिक एसिड। अगर 5 होते तो पेंटेरिक, 6 होती तो हेक्सेरिक। तो उसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। और कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। 4 से लेकर कार्बन की संख्या 22 तक इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगला है असंतृप्त वसीय अम्ल।
असंतृप्त का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है, यानी कि इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड ना होगा, क्या होगा, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की तुलना में कम होती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 कार्बन लिए हैं, अब 3 कार्बन है, अब मैं इनके मध्य बना रही हूँ सिंगल बॉन्ड। अब एक कार्बन से कोई भी 4 अणु जुड़ सकता है, यानी कि ये पहला कार्बन है, इससे 4 जुड़ेंगे, दूसरे से 2 जुड़े हुए, 4 हो गए, 1 2 3 4, यानी कि अब इनके पास जो भी हम हाइड्रोजन जोड़े या फिर जो भी ऑक्सीजन जोड़ेंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जब ट्रिपल हो, यानी कि जब संतृप्त बंध होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, जब कार्बन तो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो वो तो 8 आएंगे, यानी कि कार्बन से हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर मैं उसी की जगह यहाँ पे कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड ले लेती हूँ, ठीक है, अब इस कार्बन के 2 बंध पूरे हो गए, 4 होने चाहिए, 2 बने हुए, 2 और जुड़ जाएंगे, इसके 4 पूरे हो गए, इसके 2 हो गए। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन तो 3 है, यहाँ पे भी 3 होगा, यानी कि यहाँ पे कार्बन 3 है, लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लूं, इससे भी एक जुड़ेगा, इससे भी एक जुड़ेगा, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या और कम होती जा रही है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की तुलना में कम होती है, यानी कि कार्बन कम रहेगा और हाइड्रोजन उससे भी कम रहता है। तो ये सब सिर्फ समझने की बात है कि हाइड्रोजन ज्यादा होगा या फिर ऑक्सीजन ज्यादा होगा। आप लोगों को वही याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है वो समान नहीं रहेगी, उनमें अनइक्वलिटी रहती है। फिर अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है पाल्माटोलिक एसिड और एक दिया हुआ है ओलिक एसिड। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो कौन सा है, अनसैचुरेटेड। यहाँ पे भी आपको ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यानी कि जब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो हमारा असंतृप्त फैटी एसिड होता है, और जब ये दोनों चीजें या फिर संतृप्त या फिर असंतृप्त ये दोनों ग्लिसरॉल के साथ जुड़ जाते हैं तो वहाँ ग्लिसरॉल का जो OH वाला पार्ट होता है, यानी कि जहाँ पे अल्कोहल ग्रुप, जो 3 अल्कोहल ग्रुप जुड़े हुए हैं, वहाँ तीनों से बॉन्ड टूट जाता है और उनकी जगह इनके अणु आपस में जुड़ जाते हैं, या तो इनका असंतृप्त का जुड़ेगा या फिर संतृप्त का जुड़ जाता है, और फिर जो हमारे पास यौगिक बनता है उसे हम लोग कहते हैं वसा या फिर फैट। फिर हम आगे बात कर रहे हैं लिपिड क्या होते हैं। अभी हमने देखा था फैट के बारे में, ठीक है, कि फैट क्या होता है, और फैट के जो यौगिक है, यानी कि फैट वाला जो यौगिक है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 2 थे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, दोनों पढ़ लिए। फिर हम देखते हैं लिपिड क्या होते हैं। भोजन में पौष्टिकता के आधार पर इनका उपयोग किया जाता है और इन्हें फिर हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है सरल लिपिड, यानी कि सिंपल लिपिड। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के आपस में मिलने से जो एस्टर बनते हैं उन्हें हम लोग साधारण लिपिड कहते हैं। वसा और तेल साधारण लिपिड है, यानी कि जब हम ग्लिसरॉल और जो वसीय अम्ल है सिर्फ उन्हीं को आपस में मिक्स कर रहे हैं या फिर उन्हीं को आपस में मिला रहे हैं, तो इनके मिलाने के बाद क्या बनता है, एस्टर। ये भी क्या एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो वो सब फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो यानी कि जब ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों को आपस में मिला रहे तो सिंपल एस्टर बन रहा है, और जब ये सिंपल एस्टर बन जाता है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा लिपिड है, सिंपल लिपिड होता है। जो हम वसा यूज कर रहे हैं, घी, तेल, ऑयल वगैरह जो भी है वो सारे सिंपल लिपिड में इंक्लूड करते हैं। फिर वसा और तेल 20 डिग्री ताप पर संघनित होकर वसा तो क्या हो जाएगी, ठोस, और जो तेल होता है वो क्या बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। और 20 डिग्री ताप पर द्रव बने रहने वाले क्या कहलाते हैं, तेल कहलाते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं सिंपल लिपिड में, मोम। वसीय अम्ल तथा मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक से बनने वाले एस्टर को मोम कहते हैं। इसका जो एक अणु होता है, एक अणु का भार वसा और तेल से अधिक होता है, यानी कि अगर हम मोम का एक अणु ले लेते हैं तो मोम के एक अणु में क्या क्या प्रेजेंट है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और फैटी एसिड। जब ये तीनों अमाउंट इसमें प्रेजेंट होते हैं तो जब मोम का एक अणु लिया जाता है तो इस मोम के अणु का भार इस वसा और तेल से भी कई गुना ज्यादा रहता है। आगे देखते हैं यौगिक या फिर संयुक्त लिपिड। अभी देखा कि अगर सिर्फ ग्लिसरॉल या फिर सिर्फ
हम कह सकते हैं फैटी एसिड प्रेजेंट है, तो वो तो था हमारा सिंपल लिपिड जिसमें हमने वसा, तेल और मोम यानी कि वैक्स के बारे में बात की। अब दूसरा है कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड। कंपाउंड लिपिड क्या होता है? जब ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के साथ कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक यानी कि कुछ अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड भी अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त। अब संयुक्त का मतलब भी होता है साथ में, यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तो होंगे क्योंकि लिपिड फैट बना रहे हैं, यानी कि जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के साथ कोई दूसरा अदर कंपाउंड भी अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त। अब ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला है सल्फोनिक, यानी कि नाम में क्या आ रहा है? सल्फर, यानी कि अगर लिपिड के साथ सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फोलिपिड। अब लिपिड तो क्या है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, यानी कि जब वसा, कार्बोज और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिले होते हैं तो उससे क्या बनता है? जो बनेगा उसे हम सल्फोलिपिड कहते हैं और यह मस्तिष्क में उपस्थित होता है। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड, यानी कि जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ कार्बोज का यौगिक प्रेजेंट होता है। कार्बोज का यौगिक कौन है? ग्लिसरॉल, ग्लाइकोज यानी कि ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ कार्बोज अगर उपस्थित होगा तो उससे कौन सा लिपिड बनेगा? ग्लाइकोलिपिड। और ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रोसाइड में और नाड़ी के गैंग्लियोसाइड में प्रेजेंट होता है। तीसरा है फॉस्फोलिपिड। अब नाम आ रहा है लिपिड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फो, यानी कि फॉस्फोरस। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ अगर फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक युक्त क्षार उपस्थित होते हैं, नाइट्रिक युक्त क्षार मतलब नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस हमारे प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। डीएनए का एक कंपाउंड होता है, उसका एक घटक होता है। फिर है लाइपोप्रोटीन, यानी कि जब लाइपोप्रोटीन का मतलब होता है लाइपो का हम यूज करते हैं प्रोटीन के लिए, यानी कि जब वसा के साथ प्रोटीन भी उपस्थित होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन कहते हैं। यानी कि जब हम कंपाउंड घटक के बारे में बात करते हैं, कंपाउंड लिपिड के बारे में, तो यानी कि जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के साथ ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फोरस हो सकता है, या फिर लाइपोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन भी हो सकता है। इस आधार पर 4 प्रकार के हम लोग ने क्या पढ़े? कंपाउंड पढ़े। तीसरा है व्युत्पन्न लिपिड। तीसरा जो है वो है व्युत्पन्न लिपिड। सरल और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से जो नए पदार्थ बनते हैं उसे व्युत्पादित लिपिड कहते हैं। यानी कि जब हम सरल यानी कि जो सिंपल है, जो सिर्फ वसा और सिर्फ वसीय अम्ल और सिर्फ ग्लिसरॉल से मिलके बने हैं उनको, और जो संयुक्त है उन दोनों को आपस में फ्यूजन करवाते हैं तो फिर जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न यानी कि डिराइव लिपिड। इनके अंतर्गत फैटी एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन, वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे ए, डी, ई, के, ये अगर सारे प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे देखते हैं वसा के क्या कार्य होते हैं, इनकी वसा क्या कार्य करती है, वसा का यूज क्यों किया जाता है हमारे शरीर के अंदर। पहला कार्य है वसा का ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि जब हम फैट खा रहे हैं, घी खाते हैं, ऑयल खाते हैं, बटर खा रहे हैं, यानी कि जो भी स्मूथ चीजें खा रहे हैं जिसमें चिकनाई होती है, तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगी। शरीर में ऊर्जा का संग्रहण करती है, यानी कि ऊर्जा बना तो रही है, ऊर्जा का उत्पादन तो करे, ऊर्जा प्रदान करे, साथ ही साथ ऊर्जा को स्टोर करके भी रखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब व्यक्ति मोटे होते हैं तो स्किन के नीचे क्या होती है? हमारी फैट जमी हुई होती है। मोटे लोगों में यानी कि चर्बी ज्यादा, वो चर्बी क्या है? या फैट क्या होगी? जमी हुई है हमारी स्किन की लेयर के नीचे, वो फैट जम जाती है, यानी कि ऊर्जा का क्या हो रहा है? संग्रहण हो रहा है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज ना हो, एक्सीडेंट में या फिर कोई भी इंसिडेंट हो जाए उसमें वो डैमेज ना हो, इसलिए उनको क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। शरीर के तापमान को नियमित बनाए रखती है, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उनको रेगुलेट करेगी और नियमित बना के रखती है। प्रोटीन की बचत करती है, यानी कि प्रोटीन का काम भी है ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा बनाना, ठीक है। और जो वसा है वो वसा इंस्टेंट एनर्जी दे रही है, तो जो एनर्जी प्रोटीन से बन रही थी अब वो हम फैट से ले रहे हैं, वसा से ले रहे हैं, तो प्रोटीन की क्या हो रही है? बचत हो रही है शरीर में। वसा में जो घुलने वाले विटामिन है वो प्रोवाइड होते हैं। अब वसा में घुलने वाले जितने भी विटामिन है जैसे बी, सी, डी, जो भी विटामिन है वो सभी विटामिन के अवशोषण में भी सहायक होता है। आमाशय के जो पाचक रस होते हैं उनके स्त्राव को कम करते हैं, यानी कि आमाशय में जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, उन सभी के हम कह सकते हैं सिक्रेशन को कम करती है। त्वचा को चिकना बनाती है, कांतिमय बनाती है और स्वस्थ यानी कि हेल्दी बना के रखती है। पाचक नली को स्नेहक प्रदान करती है। स्नेहक का मतलब होता है स्मूथनेस,
यानी कि कोई भी चीज़ अगर रफ हो जाती है तो उसमें ऑयलिंग की जाती है, बटरिंग की जाती है, जिससे वो चीज़ स्मूथ हो जाती है। यानी कि स्मूथनेस देने के लिए पाचक नली को, अगर पाचक नली में फैट प्रेजेंट होगा तो जो भी चीज़ होगी या फिर जो भी हम भोजन ले रहे हैं, जो भी वाटर वगैरह है, ब्लड है, वो इजीली फ्लो हो जाएगा, यानी कि कोई रुकावट नहीं आएगी उसको फ्लो होने में। फॉस्फोलिपिड के संश्लेषण में, फॉस्फोलिपिड क्या था, लिपिड के साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका संश्लेषण करने में, गैलेक्टस की उपयोगिता को बढ़ाने में और स्वाद को बढ़ाने में, क्योंकि जो घी तेल से बना हुआ जो भोजन होता है वो खाने में टेस्टी होता है, इसके लिए लोग क्या करते हैं, स्वाद के लिए भी फैट का यूज करते हैं। अगला है वसा की कमी के प्रभाव, यानी कि जब वसा की कमी हो जाती है शरीर में तो क्या होता है, सामान्य वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि हर एक जो पोषक तत्व है, हर एक पोषक तत्व की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे जितना कार्बोहाइड्रेट जरूरी है उतनी ही इम्पोर्टेंस फैट की भी होगी, जल की भी होगी, खनिज लवण की भी होगी। हाँ, हालांकि खनिज लवण की मात्रा कम चाहिए होती है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंस तो है। यानी कि अगर हर एक व्यक्ति की हर एक पोषक तत्व में कमी हो जाती है तो सामान्य जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, त्वचा सूखी, खुरदरी और चमकहीन हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हमने एक अभी पढ़ा था कि वसा का कार्य होता है कि त्वचा को सुंदर बनाना, चिकना बनाना, स्मूथ बनाना। तो अगर वसा की कमी हो जाएगी तो त्वचा रूखी हो जाएगी, खुरदरी, चमकहीन हो जाएगी, फिनोडर्मा हो जाता है, यानी कि स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोशिकाओं के कार्य करने में कमी आ जाती है, यानी कि इनको क्या कह सकते हैं, स्मूथनेस नहीं मिलेगी। अभी हमने पढ़ा कि यह स्नेह प्रदान करती है, यानी कि अगर स्मूथनेस नहीं मिलेगी तो कार्य करने में कमी आ जाएगी, और संतान उत्पत्ति के लिए भी आवश्यक होती है। अब दूसरा केस, जब फैट अधिक हो जाता है बॉडी में, यानी कि अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, तो मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगी, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी बढ़ेगी, लीवर प्रभावित होगा। यानी कि अगर कोई भी पोषक तत्व अधिक मात्रा में है तो भी नुकसान दे रहा है, कम मात्रा में है तो भी नुकसान दे रहा है, तो उसकी जो लिमिटेड चीज़ें होती है यानी कि उसका बैलेंस करके संतुलित रूप में शरीर के अंदर लेना चाहिए। तो ये सभी हम लोगों ने जो पढ़ा अभी वो था वसा से संबंधित, वसा फैट क्या होते हैं, क्या प्रकार है इनके, और जो हमारे तीसरे यूनिट का, थर्ड यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक था वसा यानी कि फैट लिपिड, या कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे नया टॉपिक, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।